सर सुनाई नहीं दे रहा सर। हाँ, अब दे रहा है, सुनाइए। हाँ सर। हाँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, वन मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये अल्काइल हैलाइड है। ये जो SN1 रिएक्शंस होता है, ये दो स्टेप में होता है। सबसे पहले स्लो स्टेप होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये स्लो स्टेप होता है, इसी को हम लोग RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें क्या होता है, ये जो लिविंग ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये बाहर निकलता है। लिविंग ग्रुप हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है, कल ही बता रहे थे। तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, ये निकलेगा बाहर, तो ये इस तरह सा कार्बोकेटाइंस बनाएगा। ये जो कार्बन है ना, कायरल है। ये क्या बनाया, इंटरमीडिएट रिएक्शंस, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। इन दोनों के बीच एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। हर एक स्टेप, हर एक रिएक्शंस का स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। जैसे ये एक स्टेप हुआ। एक्चुअली जो SN1 रिएक्शंस होता है, दो स्टेप में होता है, ये फर्स्ट स्टेप। तो इस स्टेप में, हर एक स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, पार्शियल बॉन्ड टूटता है, पार्शियल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, यहाँ से यहाँ तक ये कैसे गया, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, देखो। पार्शियल बॉन्ड टूट रहा है, ये पार्शियल बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। यही आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और फाइनली क्या हो गया, फाइनली ये बन गया ऐसा, इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड टूट रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, और फाइनली जब इंटरमीडिएट बना होगा तो हाइड्रोजन पूरा अपना, पूरा लोन पेयर, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर चला हो गया, तो इसलिए इस कार्बन पर फुल्ली प्लस चार्ज डेवलप हो गया। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होता है ना, फास्ट होता है, सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। और इस केस में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये फास्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इस पर अटैक करते हैं। यहां पर अगर बात करूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। sp2 मीन्स प्लेनर, प्लेनर मीन्स ये कुछ ऐसा है, ऐसा समझ सकते हो। ये जो डी है बाहर निकला हुआ है, हाइड्रोजन अंदर है, और आर प्लेन पर है, इस तरह का है। तो अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल चाहेगा तो इधर से भी अटैक कर सकता है, और चाहेगा तो इधर से भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेगा, समझ रहे हो। ये जो कार्बोकेटाइन प्लेनर है, प्लेनर होने के कारण न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। इस साइड से अटैक करेगा, और या तो इस साइड से अटैक करेगा। अगर ये मान लो कि इस साइड से अटैक किया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ऐसा बना देता हूं। न्यूक्लियोफाइल आपका इस साइड से अटैक कर रहा है,
ये दोनों क्या मिल रहा है, रेशमिक मिक्सचर मिल रहा है। मीन्स 50% ये मिल रहा होगा, आर मिल रहा होगा तो 50% एस मिल रहा होगा, 50% डी मिल रहा होगा स्मॉल डी तो 50% स्मॉल एल। इसलिए क्या बोला मैं, रेशमिक मिक्सचर बोल दिया। देखो ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप एक ट्रांजिशन स्टेट। तो जब यहां से यहां तक जा रहा होगा, सेकेंड स्टेप में भी एक ट्रांजिशन स्टेट होगा। उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड बनेगा। किसके किसके बीच बॉन्ड बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बनेगा। बेसिकली जब यहां से यहां जा रहा होगा तो क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैक कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यही क्या है आपका, ट्रांजिशन स्टेट 2 है। हर एक स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो ये पहला स्टेप एक ट्रांजिशन स्टेट, दूसरा स्टेप एक ट्रांजिशन स्टेट, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा। हम दो ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखाए, एक ही तरफ से दिखा दिया कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। हम चाहता तो उधर से भी, उसको बनाने के लिए उधर से धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा होगा, तभी वो बनेगा। तो यही SN1 रिएक्शंस होते हैं। SN1 reactions is of two-step reactions. First step is the formations of carbocations. पहला स्टेप कार्बोकेटाइंस बन रहा है। सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकेंड स्टेप फास्ट है। समझ रहे हो ये सब चीज। चलो तो इसको लिख लो, लिखने के बाद ये एनर्जी एक्सिस है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस है। पहला क्या है, पहला आपका RX है, देख रहे हो RX है, अल्काइल हैलाइड है। ये अल्काइल हैलाइड का एनर्जी है कुछ। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर देखोगे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ऐसा कुछ। ये क्या है, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट 1। और ये क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का एनर्जी रिलेटिवली ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होता है। ये सब आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया गया है। तो ये दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, देखो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, ये कार्बोकेटाइन बना ट्रांजिशन स्टेट। यही आपका क्या है, सॉरी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट 2 TS2। और फाइनली क्या हो गया, RNU बन गया। तो आप देख रहे हो दो पीक मिलना। ये देखो यहां से यहां तक एक स्टेप, यहां से यहां तक दो स्टेप। SN1 रिएक्शंस बेसिकली दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइंस बनता है, सेकेंड स्टेप आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज द फास्ट स्टेप। SN1 लीड्स टू रेसिमाइजेशन। SN1 में दो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट है इस पर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो एक प्रोडक्ट आपका D मिलेगा स्मॉल d, तो दूसरा स्मॉल l, दोनों 50-50% मिलेगा। इसको हम इसलिए रेशमिक मिक्सचर बोले। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा।
इट इज ऑफ टू स्टेप रिएक्शंस, ये दो स्टेप रिएक्शंस। और फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट। Carbocation is formed as intermediate, so rearrangement can occur means less stable carbocation will rearrange into more stable carbocations। मीन्स जो रीअरेंजमेंट का फंडा वहां पर बताए थे यहाँ पर एप्लीकेबल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस है। तीसरा चीज, अगर मैं रेट की बात करूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही आरडीएस है। आरडीएस में ओनली सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो रेट विल ओनली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नोट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आरडीएस में ओनली आपका कौन है? सबस्ट्रेट है, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? जिस पर आपको बताए हैं कि विच इज विंग अटैक्ड बाय रिएजेंट, तो इसी पर अटैक होगा, यही अल्काइल हैलाइड जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज सबस्ट्रेट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसलिए इसका क्या होगा? ऑर्डर भी 1 होगा और मॉलिक्युलरिटी भी क्या होगा? 1 होगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों 1 है, क्योंकि इसके आरडीएस में ओनली सबस्ट्रेट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान आपको क्या रखना है? अगर इसका स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, तो हमको पता है SN1 लीड्स टू रेसिमाइजेशंस ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट आपका दोनों D और L मिलेगा, 50-50% मिलेगा। इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है SN1 रिएक्शंस का? इट लीड्स टू रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स आपको SN1 रिएक्शंस में ध्यान रखना है। बेसिकली क्या हो रहा है देखो, एक लाइन में फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये है आपका अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले यही स्लो स्टेप होता है, इसी को हम आरडीएस बोलते हैं। क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन्स है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, ये क्या बना? इंटरमीडिएट बना। ये इंटरमीडिएट अगर लेस स्टेबल है तो ये मोर स्टेबल में भी कन्वर्ट होगा, इसको आर डैश बोल दिया। दिस वन इज इंटरमीडिएट 1, दिस वन इज इंटरमीडिएट 2। फिर फाइनली क्या होगा? फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट, दोनों तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये दोनों तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, अगर ये आर आपका कायरल होगा तो 2 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तो एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो यही यही हो रहा है ना। अब ये कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है?
factors affecting SN1 reactions. पहला फैक्टर्स है that one is degree of Rx. Second factor is nature of nucleophile. Third factor is nature of living group. नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और एक और फैक्टर था दैट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक एक फैक्टर्स को हम लोग समझते हैं इसको। पहला है डिग्री ऑफ आरएक्स। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इफ अल्फा ब्रांचिंग increases, rate of SN1 increases. अगर अल्फा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो SN1 रिएक्शंस भी इंक्रीज करेगा। देखो जैसे इसको हम प्राइमरी डिग्री, इसको सेकेंडरी डिग्री और इसको टर्सरी डिग्री बोलेंगे। अल्फा ब्रांचिंग क्या, हाइड्रोजन से जो पहला ग्रुप जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा। देख रहे हो ब्रांचिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर इस कार्बन पर 2 मिथाइल, इस कार्बन पर 3 मिथाइल। तो ब्रांचिंग बढ़ रहा है। तो ऐसा बोला गया कि जब अल्फा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है इसको समझे पहले, कि रेट ऑफ SN1 जो होता है दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यहां पर कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन RDS। ये जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस होते हैं दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द RDS। तो आप ही बताओ, यहां पर हम कार्बोकेटायंस बना रहे हैं, ये कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए जल्दी से। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? फोर्थ डिग्री वाला, 4 वाला। क्यों फोर्थ वाला? प्लस पहले पहले हाइपर कंजुगेशन बोला था, इसमें 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, इसमें 0 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो रेट ऑफ SN1 जो होगा, SN1 जो होगा सबसे फास्ट टर्सरी अल्काइल हैलाइड में होगा,
ये चीज ध्यान रखना है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में और फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। और ये जो मिथाइल हैलाइड है इसमें ऐसा माना जाता है कि नो SN1 होता है, SN1 रिएक्शन होता ही नहीं है। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन फॉर्म होते हैं दैट वन इज लीस्ट स्टेबल। So in case of methyl halide there is no SN1 reactions, there is no chance of SN1 reactions. तो आपको अभी से ध्यान रखना है कि अगर SN1 का रेट का कंपैरिजन करने आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, 321। इसी तरह SN2 का जब रेट पढ़ाएंगे वहां पर 123 आएगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो SN1 में 321 और SN2 में 123। दूसरा पॉइंट, इफ बीटा ब्रांचिंग increases, rate of SN1 increases, बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा, SN1 का रेट बढ़ेगा। बीटा ब्रांचिंग बोलने का मतलब क्या है मेरा, देखो ये समझो। ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, बीटा ब्रांचिंग बढ़ रहा है। तो बीटा ब्रांचिंग बढ़ने से आपका रेट ऑफ SN1 भी बढ़ता है। ऐसा क्यों, इसको समझिए। इसको समझने के लिए यहां पर बताइए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन्स, sp3। sp3 मीन्स 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। जब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, कार्बोकेटायंस बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा देखो हो जाएगा। अभी ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, एंगल 120 डिग्री है। यहां पर लास्ट वाला केस लेता हूं, ये एक बल्की ग्रुप है, इसके कंपैरिजन में बल्की ग्रुप है। यहां पर भी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। बट ये जो कार्बन है ये 109 डिग्री से फास्टली चेंज होना चाहता है, क्योंकि ये बल्की ग्रुप होने के कारण इसका स्टेबिलिटी कम हो गया है। बल्की ग्रुप है इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग रिलेटिवली कम है। तो अभी क्या होगा, ये फास्टली क्या होना चाहेगा, 120 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, ये रिलेटिवली कम कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर बल्की ग्रुप होने के कारण देयर इज मच क्राउडिंग। क्राउडिंग के कारण क्या होगा, ये फास्टली कार्बोकेटायन बनाना चाहेगा, जिससे इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा थोड़ा। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप डेली खाना खाते हो और एक मान लो कि आप सुबह से लंच तक कुछ नहीं खाएं, उसके बाद खाना खाएं। किस केस में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा भूख बहुत ज्यादा मीठा, सुबह से कुछ नहीं खाकर खाना खाओगे? तो यहां पर भी ये तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा,
बट इसको यहां से यहां तक कन्वर्ट होने का इंतजार है, क्योंकि यहां से यहां कन्वर्ट होने से इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत तकलीफ में है। बल्कि ग्रुप आने से ये तकलीफ इसका बढ़ गया है, ये कार्बोकेटायन बनने से थोड़ा तकलीफ इसको रिलीफ ज्यादा मिलेगा। चलो तो ये क्या होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा। मोर रिलीफ फ्रॉम स्टेरिक क्राउडिंग, मोर रिलीफ फ्रॉम स्टेरिक क्राउडिंग, यहां से ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, इसलिए ये फास्टली बनेगा। अगर फास्टली बनेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए क्या बोला गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऐसा होगा, दिस इज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। जैसे जैसे अल्फा ब्रांचिंग या बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा, SN1 का रेट आपका इंक्रीज होगा। यहां पर लिखे मोर रिलीफ फ्रॉम स्टेरिक क्राउडिंग। इसी में if alpha unsaturation increases, rate of SN1 decreases। ये ध्यान रखिएगा, ये भी देखो जैसे क्वेश्चन, इसमें सैचुरेशंस, इसमें अनसैचुरेशंस, और वो भी अल्फा कार्बन पर अनसैचुरेशन आ गया ना वहां पर, तो यहां से कार्बोकेटायन बनाओ। ये जो कार्बोकेटायंस बना इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक विनाइलिक केटायंस, विच इज एक्सट्रीमली लेस स्टेबल, बता चुका हूं। ऐसे भी आपका sp2 कार्बन पर, sp2 कार्बन या 1 2 sp कार्बन पर प्लस चार्ज लेस स्टेबल होता है। तो ये क्या लिख देते हैं यहां पर, ये जो रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है, ऐसे कार्बोकेटायन बनते भी नहीं है। तो यहां पर स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस का, अच्छा
SN1 रिएक्शंस का ये ऑर्डर होगा। अल्फा अनसैचुरेशन लीड्स टू डिक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस, इवन ये SN2 रिएक्शंस को भी डिक्रीज करेगा। अभी से मैं सुनाते चलता हूं, अगर अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो SN2 रिएक्शन डिक्रीज होगा, यहां पर इंक्रीज हो रहा था। अगर बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज होगा, बीटा ब्रांचिंग आपका अगर इंक्रीज होगा तो SN2 रिएक्शंस भी डिक्रीज होगा। अल्फा अनसैचुरेशन वहां पर भी डिक्रीज होगा, अल्फा अनसैचुरेशन। अगर बीटा अनसैचुरेशन हो रहा है, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या बोलना चाह रही थी? कुछ नहीं। अनसैचुरेशन, यहां पर बताओ ये दोनों कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल? सेकेंड। क्यों सेकेंड? रेजोनेंस स्टेबलाइज। और ऐसे भी हम इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल होता है, बट वो रिलेटिवली बहुत कम स्टेबल होता है विनाइलिक। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो ये रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस का ऑर्डर। यहां पर बताओ स्टेबिलिटी रेट ऑफ SN1। क्यों फर्स्ट? क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन जाने पर जो प्लस आ जाएगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस। एंड दिस वन इज एराइलिक केटाइंस, एराइल पोजीशंस पर। मींस इस पर जो केटाइंस बनेगा, कार्बोकेटाइंस बनेगा, दैट विल बी हाईली स्टेबल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस। और ये तो बहुत कम स्टेबल्स होते हैं, एज पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज एंड प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो SN1 का रेट यही ये होगा। दूसरा फैक्टर्स पर आ जाते हैं, दैट वन इज डिग्री ऑफ RX ओवर हो गया। सेकेंड है दैट वन इज नेचर ऑफ जो भी न्यूक्लियोफाइल। तो अभी से ध्यान रखना है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे दैट विल फेवर SN2 रिएक्शंस। क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शंस को फेवर करते हैं? क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म हम आपको बताएं, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो तुरंत RX पर अटैक कर दे।
पहले कार्बोकेटायन का बनने का इंतजार करता है, फिर उसके बाद अटैक करता है। बट SN1 SN2 रिएक्शंस में देखोगे पहले स्टेप से ही अटैक करना शुरू कर देता है। इस केस में क्या होता है, SN1 रिएक्शंस में पहले कार्बोकेटायन बनने का इंतजार होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल जाकर उस पर अटैक करता है। बट SN2 रिएक्शंस में फर्स्ट ही स्टेप में देखोगे न्यूक्लियोफाइल RX सबस्ट्रेट पर अटैक कर देगा। थर्ड, that one is nature of living group स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्ग गुड लिविंग ग्रुप, याद है कुछ पिछले क्लास में बताए थे, स्टेबल एनायन गुड लिविंग ग्रुप, स्टेबल एनायन वीकर बेसिस एंड गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां पर क्या है, अगर मैं इसका मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करूं तो इसके आरडीएस SN1 रिएक्शंस के आरडीएस में लिविंग ग्रुप का माइग्रेशन होता है, लिविंग ग्रुप निकलता है, लिविंग ग्रुप निकलता है ना, ऐसा ये लिविंग ग्रुप निकलता है, ये आरडीएस ही तो है, और फिर कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस उतना ही फास्टर होगा। इवन आप SN2 रिएक्शंस में देखोगे उसके भी आरडीएस में लिविंग ग्रुप माइग्रेट करता है, लिविंग ग्रुप निकलता है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स करता है। तो यहां पर अभी ध्यान रखना है क्या, गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स बोथ SN1 एंड SN2 रेट। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शन फास्टर होंगे। जैसे अगर मैं SN1 रिएक्शंस का ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर मैं रेट ऑफ SN1 पूछ दूं तो किसमें फास्ट होगा, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, F- और या I-? यार कल ही पढ़ाया हूं, I-। तो I- इज गुड लिविंग ग्रुप। जो पीछे पढ़ाया हूं आप रिविजन करें, नहीं तो क्या होता है ना, गुस्सा आता है। ये लिविंग एबिलिटी बताया गया है। अगर किसी को आप कुछ काम दोगे, अगर वो नहीं करेगा, अगर हम उसमें पढ़ाने में इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, गुस्सा आएगा। तो ये लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर बताया गया है, इसलिए ये SN1 रिएक्शंस का रेट होगा, इवन ये SN2 रिएक्शंस का भी यही रेट होगा। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना फास्टर SN1 या SN2 रिएक्शंस का रेट। नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये अभी ध्यान रखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन और पोलर अप्रोटिक फेवर्स SN2 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स देखो ये कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शंस का रेट क्यों बढ़ा देता है, इसको समझने की कोशिश करें। जैसे ये अल्काइल हैलाइड हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो अभी क्या करेगा, ये जो वाटर है, ये वाटर का दो काम है। एक तो क्या करेगा, इस RX बॉन्ड में ये हाइड्रोजन को क्या करेगा ना, निकलने में हेल्प करेगा।
मीन्स इसको कार्बोकेटायन बनाने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? ये जो वाटर है इस पर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, इस पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, तो ये वाटर का क्या है, हाइड्रोजन साइड से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन साइड से इसको निकालने की कोशिश करेगा। ये जाना नहीं चाहता है, बट वाटर क्या कर रहा है, इसको निकालने में हेल्प कर रहा है ताकि कार्बोकेटायन जल्दी बने और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे। जैसे आप लोग को अगर घर से भगाया जाएगा तो आप लोग जाना नहीं चाहेंगे, तो इसी तरह इसको घर से भगाया जा रहा है, ये जाना नहीं चाहता है। ये वाटर इसको फोर्सफुल्ली किया तुम निकल कर जाओ। जैसे बचपन में होता था, कभी आप लोग हॉस्टल्स में पढ़े होंगे तो आप लोग नहीं जाना चाहते होंगे, बट टीचर होता है, टीचर क्या पैर हाथ पकड़ कर लेकर जाता है। तो उसी तरह ये भी है, ये वाटर एक तरह से उस तरह एक्ट कर रहा है। एक तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या काम है, इसको आयनाइज करने में हेल्प करता है कि जल्दी से जल्दी कार्बोकेटायंस और बने, और साथ ही साथ इसको बनने के बाद इसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसको क्या करता है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसी को तो हम लोग हाइड्रेशंस बोलते थे। दिस इज द हाइड्रेशंस ऑफ आयंस। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या क्या काम है, यही लिख लेंगे हम लोग। हेल्प्स इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट helps in ionizations of ionization of RX alkyl halide, पहला काम। and it stabilizes ions, ये जो आयंस बन रहे हैं उसको भी स्टेबलाइज प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, रिएक्शंस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली फेवर्स SN1 रिएक्शंस। कहीं कहीं पर ना आपको एक्वस AgNO3 acts as a catalyst for SN1 reactions। एक्वस AgNO3 कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, अगर हम एक्वस AgNO3 के प्रेजेंस में करा दिए, एक्वस AgNO3 का मतलब क्या होता है बताओ? एक्वस मींस पानी है और प्लस AgNO3 है। ये जो Ag प्लस को ना, Ag प्लस को ये हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये तुरंत येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ये क्या करेगा, Ag प्लस Br माइनस को निकालने में हेल्प करेगा। Br माइनस निकलेगा, कार्बोकेटायन फास्टर बनेगा और उस पर न्यूक्लियोफाइल वाटर तुरंत अटैक करेगा। तो ये क्या, Ag प्लस Br माइनस को निकाल लिया और ये कार्बोकेटायंस बना दिया। क्या ये कार्बोकेटायंस AgBr प्रेसिपिटेट हो गया। अब इस पर क्या होगा, अगर एक्वस AgNO3 है मींस वाटर भी है, वाटर तुरंत न्यूक्लियोफाइल की तरह उस पर अटैक कर देगा। हाँ, अगर वाटर अटैक करेगा
तो वाटर अटैक करेगा तो फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पर CH3 CH CH3, और यहाँ पर जब वाटर अटैक होगा तो OH2+ आएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो तुरंत क्या होगा, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहेगा और तुरंत H+ को बाहर निकाल देगा। मीन्स अभी से क्या ध्यान रखना है, जब भी OH2 वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो फाइनली OH ऐड होता है, समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, उस पर प्लस आएगा, तुरंत H+ को फायर करेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो अल्कोहल। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। एक तो अल्काइल हाइलाइट का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, साथ ही साथ अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड भी चल रहा है। हो गया, लिख लिए। जैसे देखिए, ये जो वाटर है, ये ध्यान रखिए, वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वाटर को देखना तो तुरंत SN1 के बारे में सोचना, SN1। तो यहाँ पर क्या होगा, SN1 रिएक्शंस होगा, SN1 रिएक्शंस होगा, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बनाकर देख लोगे, अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस बना रहा है तो उसको रीअरेंज करके मोर स्टेबल में कन्वर्ट करोगे। अगर ये देखो मोस्ट स्टेबल्स है, तुरंत वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। प्रोडक्ट बनाए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन छूट गया है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, नहीं तो वैलेंसी 4 कैसे होगा। हम्म, क्या Br2 की जगह OH3। अच्छा, क्या आप लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट किए, तो नहीं किए तो प्रोडक्ट कैसे बना दिए। बार बार यही बोला गया ना कि इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है,
you have to convert from less stable to more stable carbocations। तो सबसे पहले देखो कार्बोकेटाइन बना, तुरंत रीअरेंजमेंट होगा। कौन सा शिफ्ट? हाइड्रोजन्स और मिथाइल, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है? तो ये बताया गया, ये सब हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। अब यहां पर क्या होगा, आएगा ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, ये अल्कोहल, ये भी वीक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा, H प्लस को फायर कर देगा। मीन्स फाइनली क्या ऐड होगा, OCH3। ये समझ रहे हो ना, ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहेगा, इसलिए H प्लस को फायर कर देगा, और फाइनली OCH3 ऐड हो जाएगा वहां पर। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या सोच रही है? यह हाइड्रोजन क्या पीछे पीछे क्लास कराए थे तो थी। हम्म एक ही बार ABCD पहले देख, इसलिए पहले मैं बोला था, उसमें पढ़ाने वक्त भी बोला था कि जो पीछे मैं पढ़ा दिया हूँ उसको रिवीजन बार बार करना है। यहाँ पर ये सब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस लगभग आधा घंटा, इवन 45 मिनट टाइम लेकर बताया गया है, जब कार्बोकेटाइन हम पढ़ा रहे थे। तो और आप लोग के पास तो ऑप्शंस भी रहता है कि अगर हम नहीं लेक्चर देख पाए, नहीं हम लाइव क्लास अटेंड कर पाए, तो उसको हम फिर से जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। बट आप लोग के पास ये भी है कि टाइम नहीं होता है। हम्म हम्म पहला वाला बना लिया। पहला वाला तुझे कैसे लग रहा है कि सही बनाया? हम्म पहला वाला लग रहा है सही बनाई है तो। हम्म हाँ, तो दूसरा बना, पहला वाला तो सही लग रहा है, दूसरा वाला। हम्म नहीं नहीं, ये जो OH है ना, ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से जुड़ा है उस पर जो लोन पेयर है वही जाकर वहां पर अटैक करेगा, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन को फायर कर देगा। क्या उसका रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हम्म और ये क्वेश्चन देखोगे तो ये सब रीअरेंजमेंट मैं पहले करा चुका हूँ। अगर वो शिफ्ट हो जाएगा इधर तो अल्फा हाइड्रोजन 5 हो जाएगा। तो पीछे वाला मैं बोला है कि बार बार एक कॉपी, रफ कॉपी लो
और उसको रिविजन्स करो, रिविजन्स। कल एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हम वो कलर कैसे याद करें। घर में मान लो कि 10 मेंबर है, तो घर में 10 मेंबर है तो 10 मेंबर का नाम कैसे याद रखते हो? बार बार उसको देखते हो, बार बार बुलाते हो उसको, तब जाकर नाम याद होता है। तो कलर याद करने का क्या ट्रिक हो सकता है बताओ? उस पर अटैक कराए, फिर फिर क्या? ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, H+ को फायर करो और वहां से उसको अटैच कर दो, ले जाकर ऑक्सीजन से जोड़ दो। अच्छा वही होगा, अल्कोहल बन जाएगा कि ईथर बने, ईस्टर बनेगा। हाँ वो ठीक किया, तो ठीक किया। अरे यार ये इसको जाकर अटैक करवाई, H+ को फायर होगा तो ऑक्सीजन से ये ग्रुप जुड़ा रहेगा कि। हम्म हम्म अरे तो मुस्कुरा रही थी, तुम जो इतना मुस्कुरा रही है। हम्म एक गाना है पंकज उदास का। देखो ये कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, इट विल रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल्स। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, ये मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या गया, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो फाइनली यहाँ पर क्या, फाइनली क्या होगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा, OH, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, H+ को फायर करेगा। इस केस में जो कार्बोकेटाइंस बनेगा, पहला ऐसा बनेगा, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस, तुरंत ये मोर, इट विल रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस। रीअरेंजमेंट समझ में नहीं आता है तो आप कॉपी को पढ़े, या जहां पर लेक्चर यूट्यूब में पढ़ाएगा उसको जाकर देखें, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं आएगा, बार बार प्रॉब्लम होगा आपको, बार बार प्रॉब्लम होगा, एक जगह नहीं, 1000 बार, 1000 जगह प्रॉब्लम होगा। फिर क्या करेगा, देखो यहाँ पर इसी पर ये ऑक्सीजन आकर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर प्लस से आ जाएगा, H+ को फायर करेगा, तो प्रोडक्ट फाइनली क्या हो जाएगा, वही प्रोडक्ट बन जाएगा। सबसे पहले आप कार्बोकेटाइंस बनाएं, यही कार्बोकेटाइंस। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मींस कौन, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, H2O, वाटर, एक्वस AgNO3 मींस न्यूक्लियोफाइल H2O है आपका।
तो वाटर कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ पर मेनली आपको आपसे मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पूछना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या बनाओगे, दोनों प्रोडक्ट बनाओगे। हाँ, यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनाओगे, एक बार OH इधर से आ जाएगा और एक बार OH इधर से आ जाएगा, यही आपको रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। कौन वाला, कौन वाला? हाँ क्या Cl, अच्छा अच्छा, ये मिथाइल था, ये मिथाइल, मिथाइल ग्रुप, ये गलती से लिखा, ये सब मिथाइल है। ये Ag+ तो Cl- को बाहर निकाल कर लेकर जाएगा ना। SN1 ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल भी SN1 रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या, इसी तरह ध्यान रखना, ये है आपका अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल। ये अल्कोहल सबसे पहले प्रोटोनेट होंगे। अगर मैं इसको एक लाइन में रिएक्शन ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको HX के प्रेजेंस में ट्रीट करा दूं तो ये SN1 रिएक्शन शो करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, यही ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। एक लाइन में रिएक्शंस आपको ध्यान रखना है। एक सेपरेट कॉपी बनाए जिसमें ये इस तरह का सर्कल करेंगे, एक लाइन का रिएक्शंस आपको डेली लिखकर प्रैक्टिस करना है, सुबह सुबह, सुबह सुबह। नहीं तो ऐसा ऐसा सर्कल आपको धीरे धीरे चलते जाओगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो अभी से इसको प्रॉपर अटेंशन दे। बच्चे को अगर शुरू से अटेंशन दिया जाता है, उसको शुरू से नर्सरिंग किया जाता है, तो बच्चा अच्छा होता है, आगे जाकर कुछ करता है। अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो फिर वो जाकर आगे जाकर बहुत अच्छा करता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, इसको भी अच्छा से अगर नर्सरिंग करोगे, प्रॉपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से रिविजन करोगे, तो इसमें भी आगे जाकर मजा आएगा, नहीं तो और मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देख ले। अल्कोहल सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं। ये जो HX है मींस H+X- HX, एसिड बेस रिएक्शंस। ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शंस। अभी तो SN1 शुरू भी नहीं हुआ। पहले एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन, तुरंत होगा। सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं। और क्या बन जाएगा देखो, क्यों ये ऐसा हुआ, क्योंकि मैं ये OH जो है ना, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अच्छा लिविंग ग्रुप बनने के लिए H+ से रिएक्शन करवाया था, पिछले क्लास में बताया था। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन हुआ। अब यहां से रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेट हो गया, H+ गेन कर लिया, इसलिए उसको क्या बोला, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहां से देखो SN1 रिएक्शन शुरू होगा, SN1 रिएक्शन शुरू होगा यहां से। सबसे पहले स्लो स्टेप, यही इसका क्या होता है, RDS होता है, लिविंग ग्रुप का निकलना। लिविंग ग्रुप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाएगा, दिस वन इज योर इंटरमीडिएट। अगर ये लेस स्टेबल है तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल्स, और फाइनली क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो कि X- है, यहाँ पर X- इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइंस। ये फास्ट स्टेप है इसका, और फाइनली क्या प्रोडक्ट बना देगा, अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर भी देख रहे हो दो स्टेप में रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप।
इसका जो रेट होगा, रेट किस पर डिपेंड करेगा? रेट, स्लो स्टेप देखो रेट देखने के लिए, रेट विल डिपेंड अपॉन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल, नोट ऑन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो फर्स्ट स्टेप में आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो रेट होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मीन्स यहां पर भी ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 1, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां पर भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, इसलिए रीअरेंजमेंट कैन ऑकर, इज इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट में ऑकर। रीअरेंजमेंट अगर होना अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस होगा तो इट विल सर्टेनली रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस। उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HX मीन्स अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन तो छोड़ो, क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड है, इन तीनों केस में किसमें रेट ऑफ SN1 फास्टर होगा? मीन्स एक केस में अगर HI डाले, एक केस में SBr डाले, एक केस में HCl डाले, किसमें फास्टर होगा? क्या HI में। क्यों HI? हाँ क्या, क्यों SN1 ज्यादा हो? ये कोई लॉजिक हुआ उसमें SN1 ज्यादा होगा? देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा तभी H+ और X- में टूटेगा। समझ रहे हो ये चीज? तो जो H+ X- में फास्टली सेपरेट होगा उस केस में रिएक्शन फास्टर होगा। तो इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? HCl, HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो अगर HI स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इस केस में जो रिएक्शंस होगा फास्टर होगा, और इस केस में तो इवन H+Cl- सेपरेट नहीं हो पाता है, इसलिए आगे एक हम लोग क्या करते हैं, इसमें ZnCl2 मिलाते हैं, ZnCl2, और इसी को क्या बोलते हैं, ZnCl2 मिलाते हैं, इसी को हम लूकास रिएजेंट बोलते हैं, लूकास रिएजेंट। यहां पर क्या, ये H+ X- फास्टली सेपरेट हो जाएगा, इसलिए इसमें रेट फास्टर होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूकास रिएजेंट, रीएजेंट। क्यों ZnCl2 ऐड करते हैं? सो दैट यहां से H+Cl- का सेपरेशन फास्टर हो, क्योंकि अगर H+Cl- में सेपरेट नहीं होगा तो रिएक्शंस होगा ही नहीं। सबसे पहले प्रोटोनेशन ही नहीं होगा, प्रोटोनेशन नहीं होगा तो आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं यहाँ पर, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद, अच्छा ये OH सॉरी OH अल्कोहल। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाने के लिए इसको हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट कराओ, और फाइनली I- का अटैक करवाओ। जो अल्काइल हैलाइड के केस में कर रहा था यहाँ पर भी वही करना है। सबसे पहले क्या किए, हम कार्बोकेटाइन बनाए, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, लेस स्टेबल्स में है तो मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा बाय डूइंग हाइड्राइड शिफ्ट। हो गया,
अब यहाँ पर क्या होगा, आएगा, कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक कर देगा। दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। इसमें रिंग एक्सपेंशन करके प्रोडक्ट बनाओ, रिंग एक्सपेंशन करके कार्बोकेटाइन बनाओ दैट, और उसके बाद रिंग एक्सपेंशन करवाओ। वहां पर OH तुम्हारा कहाँ गया? हम्म, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ और उस कार्बोकेटाइन को रिंग एक्सपेंशन कर कर फिर वहां अटैक कर देगा। रिंग एक्सपेंशन के बाद वहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, वो भी अभी लेस स्टेबल्स है। लेस स्टेबल्स में उसको मोर स्टेबल में कन्वर्ट करो बाय डूइंग हाइड्राइड शिफ्ट। अब जाकर Br- को अटैक करवाओ। हाँ, क्या करवाएगी उसको? हम्म, घर में पढ़ाई करती है। हम्म, उसके बाद क्यों, ये हम नहीं बताए थे? हम्म, देखो कॉपी में लिखा होगा, देखो रिंग एक्सपेंशन करवाया गया कैसे। नहीं है। आजकल डिस्ट्रैक्शंस का सबसे बड़ा कारण कौन है पता है? ये मोबाइल। पहले कितना खुश रहता था, मोबाइल नहीं था, बहुत अच्छा सब। अब ये मोबाइल, और मोबाइल से भी, उससे भी डिस्ट्रैक्शंस का बड़ा रीजन उसमें ये जियो। पहले पहले पैसे लगते थे, बहुत ज्यादा लगते थे, अब तो अनलिमिटेड प्लान आ गया है। हम्म, अब लगता है कि 1.5 GB नहीं यूज हो, कैसे, कहाँ, क्या करके हम 1.5 GB यूज करें? नहीं तो पैसा आपका वेस्टेज चला जाएगा। यहाँ देखो ना, आपका कैरियर वेस्ट हो जाएगा। कैरियर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और कैरियर ही नहीं रहेगा तो आगे जाकर रिचार्ज कौन करवाएगा? और जब कैरियर नहीं है ना, तो आगे आगे के दिन आप जैसे हैं, पेरेंट्स भी हो गए, पेरेंट्स भी इवन वैल्यू नहीं देंगे। अगर कोई अच्छा जगह नौकरी हो जाता है, अच्छा जगह आपको कहीं अच्छे जगह प्लेस्ड हो जाते हैं, तो पेरेंट्स भी वैल्यू देते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसा समय आएगा, पेरेंट्स भी मतलब कुछ ज्यादा वैल्यू इग्नोर करेंगे। ये चीज कब समझोगे? जब समझ में आएगा तो बहुत दूर चले जाओगे। मीन्स वहां पर आप संभाल कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो, लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो एक बार तो कंपटीशन देना पड़ेगा, कोई भी। अगर मान लो कि अभी नीट नहीं होता है, तो आगे कोई कंपटीशन, जनरल तैयारी होगा या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, वहां पर भी जाएगा। सक्सेसफुल होने के लिए कंपटीशन देना पड़ेगा। जब कंपटीशन देना पड़ेगा तो क्यों नहीं अभी कंपटीशन निकाल ले,
अगर चले जाते हो कहीं डॉक्टर बन जाते हो तो बहुत सारा बैरियर्स अभी से क्रॉस कर लोगे, आसान हो जाएगा। हम वहाँ मेडिकल कॉलेज में गए, आप मेडिकल कॉलेज में गए, कुछ नहीं हुआ तो एक मेडिकल स्टोर भी तो खोल सकते हो। कुछ नहीं हुआ, बुरा स्थिति आया तो वहां से भी तो कुछ करियर सेट हो जाएगा, और वहां पर जाकर अच्छा करोगे तो अच्छा डॉक्टर्स बन जाओगे। फिर उसके बाद पैसा गिनने के लिए एक सेक्रेटरी रखोगे। चलो देखो यहाँ पर, तो ये सब मैं करवा चुका हूं पहले। ये कार्बोकेटाइंस बन गया। कार्बोकेटाइंस को आप पहले रिंग एक्सपेंशन कराओ। रिंग एक्सपेंशन कैसे, उसको करवाने के लिए नंबरिंग हम कर देते हैं 6। ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इसके बीच बॉन्ड बनेगा और प्लस चार्ज अल्टीमेटली 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। ये 6 मेंबर, ये मान लो कि 1 कार्बन, 2 कार्बन पर प्लस चार्ज, अच्छा ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। अभी ये यहाँ पर तुरंत क्या होगा, ये सेकेंडरी में टर्सरी में जाना पड़ चाहेगा, उसके लिए हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये ऐसा कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल कौन, Br, यही प्रोडक्ट होगा आपका। यहीं पर लूकास टेस्ट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लूकास टेस्ट यहीं पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लूकास रिएजेंट से मिलना पड़ेगा। लूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसी को हम लूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या ध्यान रखना है, जनरली ये टेस्ट अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हम लूकास टेस्ट करवाते हैं। मान लो एक कंटेनर है, एक छोटा सा कंटेनर है, उसमें आपने प्राइमरी अल्कोहल को रख दिया, सेकेंडरी अल्कोहल को रख दिया, टर्सरी अल्कोहल को रख दिया, और फिर हम भूल गए कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, तो हम लूकास रिएजेंट को लाएंगे और उसमें सब में डालेंगे। तो अगर आपका टर्बिडिटी तुरंत आता है, टर्बिडिटी मीन्स क्लाउडीनेस, धुंधलापन तुरंत आता है तो हम बोल देंगे टर्सरी है। 5 मिनट के बाद आता है तो सेकेंडरी है, अगर घंटों लेता है तो प्राइमरी है। क्या बोला मैं, अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है, अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है और इसमें हमने लूकास रिएजेंट डाला तो क्या फॉर्म होगा, अल्टीमेटली यही फॉर्म होने वाला है ना, यही। ये क्या, ये टर्बिडिटी देता है, टर्बिडिटी मीन्स क्लाउडीनेस मीन्स एक तरह से जैसे अगर हम पानी में दूध मिला दें तो क्या धुंधलापन थोड़ा सा आ जाएगा, उसी तरह का ये जो अल्काइल हैलाइड बनने से क्या होता है ना, धुंधलापन आ जाता है, क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी आ जाता है। तो अगर टर्सरी अल्कोहल है तो ये क्या होगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा, तुरंत आएगा, मीन्स तुरंत अल्काइल हाइलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी मिल रहा है तो आप क्या समझ जाओगे कि टर्सरी अल्कोहल है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी टर्बिडिटी आएगा, बट इट विल टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स। तो इस केस में भी क्या होता है, टर्बिडिटी आएगा, बट आपको कितना लेगा, 5 मिनट लेगा। इस केस में तुरंत मिलेगा
और प्राइमरी अल्कोहल के केस में घंटों लग जाता है। क्या 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 अच्छा वो है यहाँ क्या ये यहाँ पर हम कहीं पर भी नहीं दिए हैं। अगर लिखना तो लो हाइड्रोजन रख देते हैं। तो अब मगर अब समझ में आना चाहिए आपको, कहीं पर हम दे देते हैं कहीं पर नहीं देते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें लूकास रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पर भी फॉर्म होगा, बट ये जो अल्काइल क्लोराइड बनने में, टर्बिडिटी बनने में 1 घंटा लगता है। तुरंत टर्बिडिटी मिला टर्सरी अल्कोहल, 5 मिनट के बाद मिला सेकेंडरी अल्कोहल, घंटों लग गया प्राइमरी अल्कोहल। मेनली इसमें इंस्टेंट टर्बिडिटी क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन है टर्सरी कार्बोकेटायन है, इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन, उसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा टर्बिडिटी उतना फास्टर मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना है, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ही फास्टर टर्बिडिटी। एक क्वेश्चन पूछा करते हैं क्या, देखो ये है आपका, ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। ये बेंजाइलिक अल्कोहल ये प्राइमरी अल्कोहल है, बट टर्बिडिटी तुरंत देता है, ऐसा क्यों? हाँ, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल दो इट इज प्राइमरी अल्कोहल, but it will give instant turbidity. Why? As the carbocation formed in this are benzylic carbocation, so इस केस में even it is primary carbocation it will give instant turbidity. तो ये चीज ध्यान रखना, क्या है, इस प्राइमरी अल्कोहल but gives instant टर्बिडिटी। क्यों, रीजन आप लिख लोगे, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा that one is stable, resonance stable, that's why it gives instant turbidity although it is primary alcohol. इसका ये रीजन है, वो क्वेश्चन था, रीजन क्या है इसका, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबल, सो दैट्स व्हाई इट गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी। उसके बाद ईथर का रिएक्शंस आ जाते हैं, SN1 ऑफ ईथर। ईथर जनरली इनर्ट मटेरियल्स होता है, ये जल्दी किसी से रिएक्शंस नहीं करता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, SN1 का ईथर, SN1 ऑफ ईथर में क्या ध्यान रखना है, ये ईथर है, दो ही पॉइंट ध्यान रखना है। एक पहला पॉइंट, अगर इन R और R डैश में अगर एक भी टर्सरी हो गया तो SN1 प्रोडक्ट देगा, अगर इन दोनों में से एक भी टर्सरी नहीं है तो SN2 प्रोडक्ट। इतना ध्यान रखना है। क्या बोला मैं, इफ एनी ऑफ R and R डैश इज टर्सरी, क्या करना है, SN1 प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, मीन्स कार्बोकेटायन बनाना है
दूसरा, इफ नन ऑफ R and R डैश, यहां पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग R होना चाहिए, इज होना चाहिए, R होना चाहिए ना, पता नहीं इंग्लिश नहीं आता। इफ नन ऑफ R और R डैश आर टर्सरी, तो SN2 प्रोडक्ट। जैसे देखो एक क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहले ये बताओ, ये SN1 प्रोडक्ट या SN2 प्रोडक्ट देगा? क्यों? क्योंकि एक R मुझे टर्सरी दिख गया, तो ये SN1 प्रोडक्ट देगा। क्यों SN1 प्रोडक्ट? क्योंकि ये जो टर्सरी कार्बोकेटायंस है, इट इज ए स्टेबल कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायंस यहाँ पर बनेगा स्टेबल बनेगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि SN1 प्रोडक्ट ये फेवर करेगा। क्या करना है, अगर हम इसका रिएक्शंस किसके किसके प्रेजेंस में करा देते हैं, HI के प्रेजेंस में करा देते हैं। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एक लाइन में मैं लिख देता हूं, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट, इसको ध्यान रखोगे, एक लाइन में ये रिएक्शन लिख दिया। कैसे होता है, कैसे होता है, देखो सोचने के लिए, ये HI है, हम ऐसे कर दिए, I को इससे मिला दो, हाइड्रोजन को इधर मिला दो, प्रोडक्ट लिखा गया। अब ये कैसे होता है, मैकेनिज्म वाइज चलते हैं थोड़ा। तो हमको पता है क्या, ये SN1 प्रोडक्ट देने वाला है, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो सबसे पहले होता है क्या, प्रोटोनेशन होता है। कैसे प्रोटोनेट होगा, ये ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, ताकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए। अब यहां से ये टूटने के लिए बेताब है, अब ये टूटना चाहता है। क्यों टूटना चाहता है, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल बनने वाला है, इसलिए तुरंत क्या होगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा ऐसे, इस तरह से। अब यहां पर क्या करेगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप में ये जो I- है, I- इस कार्बोकेटायन पर अटैक कर देगा, क्या वही प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मान लो कि हम HI को एक्सेस में लेते हैं, बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो क्या होता, यही यही क्वेश्चंस रहता अगर। हाँ CH3, बोलो बोलो बोलो, क्या अगर एक्सेस में ले लेते हैं, ये बोल, अगर हम HI को एक्सेस में ले लेते तो क्या होता, देखो यहां तक तो होता ही, बट ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल HI एक्सेस में है, HI के साथ और रिएक्शंस कर लेता। अगर ये अल्कोहल रिएक्शंस कर लेता तो क्या बन जाता, अभी तुरंत इसका रिएक्शन पढ़ाए हैं, अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ, HX के साथ क्या बना लेगा,
CH3CH2I मीन्स अभी इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है मीन्स दोनों अल्काइल हाइलाइड ही मिलेगा, अब अल्कोहल नहीं बनेगा। तो आपको देखना पड़ेगा एक्सेस में है या लिमिटेड में है। एक्सेस में है तो लीक कर देगा, वो एक्सेस में है। अगर हम HI दे दिए क्या करोगे? अच्छा, दोनों साइड, इस साइड ईथर का दोनों R, एक R और दूसरा R, क्या दोनों साइड, एक दोनों में से एक साइड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की संभावना है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तुरंत हाइड्रोजन से मिला देंगे। क्या करेंगे? ये है आपका HI, हो गया। खाली आपको देखना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, उसको हाइड्रोजन से मिलाओ और दूसरे साइड से अल्कोहल बना लो। आकर यहाँ पर यही क्वेश्चंस में अगर हम यहाँ पर अभी थोड़ा देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर HI एक्से डालते तो क्या होता? कुछ नहीं हुआ, क्यों? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो सिनारियो क्रिएट होने वाला है, एक तरह से बताया था कि यहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं होता है, रिंग पर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो इस केस में कुछ नहीं, यही प्रोडक्ट होगा। हम ये बता चुके हैं आपको कि हम फिनॉल का रिएक्शन, ये फिनॉल का रिएक्शन अगर HI के प्रेजेंस में करेंगे, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायंस बनने वाला है दैट वन इज अनस्टेबल कार्बोकेटायंस, ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो SN1 कैसे होगा? तो यहां पर भी प्रोडक्ट वही रह जाएगा, ना कि उसको ऑप्शन में तो रहेगा, ऑप्शन में एक बेंजीन पर I जोड़ देगा, बट यहां पर यही प्रोडक्ट आपका यहीं रुक जाएगा। आप चाहे एक्सेस में लो चाहे नहीं लो, और उसके पीछे लॉजिक बता दिए हैं। यहाँ पर वो नो रिएक्शन होता है। चलो, तो SN1 रिएक्शंस ओवर हो गया। हम आएंगे फिर उसके बाद SN2 रिएक्शंस। आज 1 घंटा क्लास है, SN2 रिएक्शन शुरू करेंगे। SN2 ऑफ फिर वही चीज चलेगा, SN1 ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN2 ऑफ अल्कोहल, SN2 ऑफ ईथर। मीन्स आपका देखो 3 टॉपिक एक साथ चल रहा है। फिर से मैं SN1 रिएक्शंस का नाम भी नहीं लूंगा, एक बार हो गया खत्म। एक ही साथ अल्कोहल भी जा रहा है, ईथर भी जा रहा है और अल्काइल हैलाइड भी ओवर हो रहा है।